मेरे पति ऑफिस जाने से पहले मेरे करीब होकर कान में बोले कि छत पर कदम मत रखना और मेरी माँ से भी दूर रहना। मेरी शादी को 2 हफ्ते ही हो गए थे और हर दिन मेरे पति ऑफिस जाने से पहले यह बात मुझे याद दिलाकर जाते थे। मेरे दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे, मगर यह सोचकर चुप हो जाती थी कि अभी नई नई शादी है, यह ना हो कि मेरे पति को मेरा सवाल जवाब करना अच्छा ना लगे। मेरे पति ऑफिस चले जाते और मेरी ननद प्रीति स्कूल चली जाती तो मैं भी अपने कमरे में चली जाती थी, लेकिन मेरी सास बार बार बहाने बनाकर मेरे पास आना चाहती थी, मगर मैं अपने पति के डर की वजह से उनसे दूर रहती थी। 2 बजे के करीब मेरी ननद प्रीति स्कूल से वापस आ जाती थी और यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही छत पर चली जाती थी। प्रीति छत पर पूरा घंटा बिताकर आती थी। वह जैसे ही नीचे उतरती, मेरी सास उसको बातें सुनाना शुरू कर देती थी और देखते ही देखते हमारा घर जैसे पानीपत के युद्ध के मैदान जैसा बन जाता था। पहले पहले तो मुझे लगता था कि मेरी सास प्रीति के साथ इसलिए झगड़ती थी क्योंकि वो स्कूल से वापस आने के बाद बस्ता खोलकर भी नहीं देखती थी, मगर अब मुझे इस घर में आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे। अब मुझे ऐसे लगता था कि मेरी सास और प्रीति को छत पर जाने से रोकती थी, मगर वह उनकी बात को तवज्जो नहीं देती थी। फिर शाम को जब मेरे पति आते तो सीधे प्रीति के कमरे में चले जाते। ना जाने दोनों बहन भाई घंटे भर क्या क्या मीटिंग करते रहते थे। प्रीति के कमरे से निकलकर वह सीधे छत पर चले जाते और वहाँ भी काफ़ी देर तक बैठे रहते थे। मैं कमरे में बैठी यह सब देखती रहती थी। शाम गए जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं मुंह वसूल कर बैठ गई थी। वह देखकर हंस पड़े और बोले, आज तो सूरज सवा हाथ पर है, ऊपर वाला रहम करे। उनके हंसने से मुझे हिम्मत मिल गई थी, इसलिए भी मैं शिकवा किए बिना न रह सकी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे घर वालों से घुलने मिलने क्यों नहीं देते और ना ही खुद मुझे वक्त देते हैं। हर समय छत पर बैठे रहते हैं, ना जाने क्या खजाना छुपा रखा है वहाँ। अनिल एकदम से सीरियस हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा देखकर मैं डर गई थी। वह बिना कुछ कहे ही घर से बाहर चले गए। रात के खाने के लिए भी वापस नहीं आए थे। प्रीति की जान पर बनी हुई थी। उसने अलग से अनिल भाई कहाँ गए की रट लगाई हुई है। रात को 10 बज गए थे, मगर अनिल का कोई अता पता भी नहीं था। मैं दिल ही दिल खुद को कोस रही थी कि ना जाने मेरी किस बात पर वह मुझसे इस कदर नाराज हो गए हैं। प्रीति जैसे ही कमरे में गई, मेरी सास झट से उठकर मेरे पास आई और बोली, अभी तुम्हारी शादी को जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारा पति गायब रहने लगा है। उस पर कड़ी निगाह रखो। सास की बात सुनकर मेरे दिल में ढेरों सवाल आने लगे। तभी अचानक दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो गए। उन्होंने मुझे और अपनी माँ के करीब खड़े देख लिया था। अनिल कुछ भी बोले बिना ही मुझे कलाई से पकड़कर कमरे में ले गए। अनिल गुस्से से बोले, माँ तुम्हें क्या कह रही थी? मेरा तो दिल पहले ही कांप रहा था। उनके गुस्से भरी आवाज़ सुनी तो मेरी आंखें भीग गई और मैं रोने लगी। मैं बोली, माँ जी कह रही थी कि अनिल का ख्याल रखा करो। मैंने जानबूझकर बात पलटकर बताई थी, क्योंकि उनकी तो अपनी माँ से पहले से ही नहीं बनती थी। ना जाने इसकी वजह क्या थी। अनिल को मेरा जवाब सुनकर कुछ तसल्ली हुई। फिर अनिल बहुत ही आहिस्ता से बोले, देखो बात यह है कि मैंने छत पर अलग अलग तरह की नस्ल के तोते पाल रहे हुए हैं। इस मौसम में तोतियां अंडों पर बैठकर बच्चे निकालती हैं। इस तरह उनकी नस्ल बढ़ जाती है।
लेकिन अगर तोते किसी अजनबी आदमी को अपने पिंजरे के पास देख लें तो उनको खतरा महसूस होता है। फिर वह अंडों से बच्चे नहीं निकालते, वह अपने अंडे खुद ही तोड़ देते हैं। तुम अभी उनके लिए अजनबी हो, इसलिए मना करता हूँ। अनिल की बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया था। मैं बोली, परिंदे तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं आपके तोतों का ख्याल रखूंगी। प्रीति भी तो ख्याल रखती है। अनिल हंसकर बोले, मेरे तोते प्रीति को जानते हैं। मैंने उसकी ड्यूटी लगा रखी है कि वह मुझे तोतों की रिपोर्ट दिया करे, किस जोड़े ने अंडे दे दिए हैं और किसने अभी बच्चे निकाले हैं। मैं सारी बात समझ गई थी। फिर मैं बोली, आप मुझे माँ जी के पास बैठने से मना क्यों करते हो? वह बोले, क्योंकि माँ तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। उनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है। क्या तुम नहीं देखती कि वह हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। अनिल के जवाब से मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मैंने अपने आप को बहुत ही हल्की फुल्की सी महसूस कर रही थी। अगले दिन फिर अनिल मेरे कान में बोले कि छत पर मत जाना और माँ से दूर रहना। लेकिन मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं अनिल से छुपकर माँ जी का ख्याल रखूंगी। बीमारी में क्या माँ बाप औलाद को छोड़ देते हैं? अनिल और प्रीति तो अपनी माँ से गैरों जैसा सलूक करते थे, मगर मैं तो ऐसा नहीं कर सकती थी ना। इसलिए मैं दोनों के जाने के बाद अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, माँ जी, मैं आपके सर में तेल लगाकर मालिश कर दूं। उन्होंने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया कि कहीं के बाद मुकर न जाऊं। मैं उनके सर में तेल लगाते हुए इधर उधर की बातें कर रही थी, जबकि मेरी सास बार बार मुझसे जिद कर रही थी कि तुम छत पर जाकर वहाँ की सफाई कर दो। मैं बोली, माँ जी, अनिल ने मुझे छत पर जाने से मना किया है। वह बोली, हम दोनों घर में अकेले हैं, ना तुम अनिल को बताओगी और ना ही मैं बताऊंगी। फिर डर किस बात का? मैंने सोचा कि अगर मैंने अपनी सास को मना कर दिया तो वह नाराज़ न हो जाए। वह कहेगी कि पहली बार किसी काम को कहा है और वह भी बहू ने मुंह पर ही मना कर दिया। वैसे भी मुझे तोते देखने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी बदकिस्मती यह थी कि मैं जैसे ही झाड़ू लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, प्रीति अचानक ही गेट खोलकर घर में दाखिल हो गई थी और वह भागते हुए मेरे पीछे आई और उसने मुझे कलाई से पकड़कर नीचे की तरफ खींच लिया और बोली, आपको भाई ने छत पर जाने से मना किया था ना, मगर आपने उनकी बात नहीं मानी। मैं अभी भाई को फ़ोन करके बताती हूँ। मैं डर के मारे कांपने लगी। फिर मैंने प्रीति के आगे हाथ जोड़ दिए कि तुम अनिल को कुछ मत बताना, मगर उसने मेरी एक ना सुनी और फ़ोन मिलाकर अनिल से बोली, मैंने भाभी को छत पर जाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। यह तो अच्छा हुआ कि आज हाफ डे था और आज स्कूल से आधी छुट्टी हो गई, वरना सोचो क्या हो जाता। मैं अपनी अकल पर मातम करने लगी थी कि मैंने यह बात नज़रअंदाज क्यों कर दी कि आज तो आधी छुट्टी थी। प्रीति ने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया और बोली, भाई आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने फ़ोन कान से लगाकर हेलो किया तो अनिल की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी। वह बोले, आज मैं इसको तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक बार भी तुमने यह हरकत दोबारा करने की कोशिश की तो मैं कुछ भी सोचे समझे बिना ही तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मुझे अनिल से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगी थी। शाम हुई
तो अनिल ऑफिस से लौट आए थे। वह रोज की तरह प्रीति के कमरे में चले गए और फिर छत पर चले गए। मैं कमरे में बैठी डर की वजह से कांप रही थी कि अब न जाने वह मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन जब वह कमरे में आए तो बहुत प्यार से बोले, क्या बात है, आज अंधेरा करके क्यों बैठी हो? अनिल की बात सुनकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मैं जल्दी से उठी और अनिल से बोली, मैं छत पर जाना चाहती थी, माँ जी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था। अनिल ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया और बोले, इसीलिए तो मैं तुम्हें माँ के पास बैठने से मना करता हूँ, क्योंकि वह हम दोनों को बसने ही नहीं देना चाहती। हैरत में डूब गई थी। आखिर वह कैसी माँ थी जो बेटे का घर उजाड़ना चाहती थी। रात को मैं सोई हुई थी कि अचानक से मेरी आँख खुल गई, लेकिन मुझे दोबारा नींद नहीं आ रही थी। मैं करवट पर करवट बदल रही थी। प्यास की वजह से गले में कांटे चुभने लगे थे, इसलिए मैं उठकर बाहर सहन में निकल आई थी। मगर मुझे हैरत तब हुई जब मैंने प्रीति और अपनी सास को सर जोड़कर बैठे देखा था। ना जाने वह दोनों आपस में क्या कुसर कुसर कर रही थी। मैं दबे कदमों अपने कमरे में वापस लौट आई। यह बात तो जाहिर थी कि मैंने सास और प्रीति अंदर से एक दूसरे से मिली हुई थी। वह अनिल की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपस में लड़ रही थी। फिर रात को न जाने क्या क्या प्लान बनाती थी। अब मुझे समझ आ गया था कि आज क्या वाकया भी एक ही सोची समझी चाल थी। माँ जी ने मुझे उसी वक्त छत पर भेजा जब प्रीति की वापसी का वक्त हो गया था। लेकिन फिर दिल में यह ख्याल उठता कि अनिल ऐसा क्यों करते हैं? तोते तो अक्सर घरों में पाए जाते हैं, मगर इस कदर एहतियात उसने पहले देखने को नहीं मिली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इन तीनों को बेनकाब करके ही रहूंगी। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले अनिल ने मुझे फिर वही बातें कही जो वह हमेशा ही मुझे कहते थे। अनिल और प्रीति के जाने के बाद मैं भी अपने कमरे में चली गई। मेरी सास मुझे बार बार आवाज़ देती जा रही थी। वह कभी कहती थी कि आकर मेरी टांगे दबा दो, तो कभी कहती थी सर में तेल डाल दो। दिल चाहता था कि उनकी बात मान लूं, मगर दिल दिमाग बार बार मना ही कर रहे थे। इसलिए मैं दिल दिमाग की जगह की जंग में फंसी रही, मगर कमरे से बाहर न निकली। दोपहर 2 बजे के करीब प्रीति घर आई थी। वह सीधा मेरे कमरे में ही आई थी। वह बोली, भाभी, मैंने महसूस किया है कि कल के झगड़े के बाद आप मुझसे नाराज सी हो। मैं मुंह बसकर बोली, क्या नाराज नहीं होना चाहिए? प्रीति मेरे पास आकर बेड पर बैठ गई और बोली, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी नाराज हो जाती, मगर आप खुद को मेरी जगह रखकर देखोगी तो आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। मैं बिन बाप की बच्ची हूँ। माँ का भी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अब अनिल भाई ही है जो मेरे लिए माँ और बाप दोनों बन गए हैं। अब उन्होंने मुझे एक काम सौंपा है और वह है उनके तोतों की देखभाल करना। क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? फिर मुझे यह भी डर था कि अगर अनिल भाई नाराज हो गए तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। अब आप अपना गुस्सा थूक दें और मेरे साथ दोस्ती कर लें। देखो, मैं आपके लिए स्कूल से क्या लाई हूँ, शकरकंदी की खट्टी मीठी चाट। इतना कहकर प्रीति किचन में चली गई। जब वापस आई तो उसने अपने हाथों में 2 प्लेट पकड़ी हुई थी जिनमें चाट थी। मेरे मुंह में एकदम से पानी भर आया। फिर मुझे प्रीति की बातें भी कुछ सही ही लग रही थी।
इसलिए मैंने मुस्कुराकर उनसे प्लेट पकड़ ली और चाट खाते हुए बातें करने लगी। वह मुझे अपने स्कूल की बातें बता रही थी। चाट खाकर वह बोली, भाभी अब मैं जरा तोते देख आऊं, फिर अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मुझे भी नींद आने लगी थी। मैं भी लेट गई थी। फिर कुछ पता ही नहीं चला कि मुझे नींद कब आ गई। शाम हो गई। मेरी आँख खुली तो आँखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा था। जी चाहता था कि मैं फिर से सो जाऊं, मगर हिम्मत करके उठ बैठी। मैं जैसे ही बाहर निकली तो यह देखकर हैरान ही रह गई थी कि अनिल और प्रीति छत से नीचे उतर रहे थे और उनके साथ एक लेडीज डॉक्टर भी आगे आगे चल रही थी। मेरी सास उस डॉक्टर को देखकर चिल्लाने लगी, सब ठीक है ना? वह डॉक्टर हाँ में सर हिलाकर बाहर निकल गई। मैं जल्दी से बेड पर जाकर लेट गई और सोने का ड्रामा करने लगी। डॉक्टर को बाहर छोड़ के अनिल दबे कदमों से कमरे में आ गए और मुझे सोता देखकर फिर से बाहर निकल गए। मैं हैरान थी कि मैं तो इस टाइम कभी भी नहीं सोती थी, आज यूँ अचानक कैसे सो गई। लेकिन इस बारे में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं तो बस यही सोच रही थी कि वह डॉक्टर छत पर क्या लेने गई थी। क्या तोतों के भी डॉक्टर्स होते हैं? यह सब बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। अब मुझे अपनी सास की बातें समझ आने लगी थी। शायद वह मुझे ऊपर इसलिए भेजना चाहती थी कि वहाँ कोई राज मेरा इंतज़ार कर रहा था, जो अनिल मुझसे छुपाना चाह रहे थे। लेकिन मैं अनिल की नाराज़गी मोल लेकर कोई भी राज जानना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी। आधा घंटा मैं इसी तरह से पड़ी रही थी। फिर जब मैं बाहर निकली तो प्रीति से सबसे पहले मैंने पूछा कि अनिल कहाँ है। उसने आंखों में हैरत भरकर मुझे देखा और घबराकर बोली, भाभी इस टाइम अनिल भाई कहाँ होते हैं? अभी ऑफिस ना? आज भी वही होंगे। प्रीति मुझसे न जाने क्यों झूठ बोल रही थी। फिर मैंने सोचा कि अनिल अभी थोड़ी देर बाद ही घर आ जाएंगे, मगर अनिल हमेशा की तरह 6 बजे के बाद ही घर लौटे थे। मैं उनको देखकर बोली, अनिल आप कहाँ रह गए थे? उन्होंने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। वह बोली, मैं तो ऑफिस से इसी वक्त आता हूँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने नहीं में सर हिलाकर कहा कि कुछ नहीं, मैं चाहती थी कि सबके सामने ही छत पर जाकर राज पता कर लूँ। मगर फिर अनिल का प्यार और उनके गुस्से का डर मुझे यह सब करने से रोक रहा था। अब यूं ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन मेरा शक बढ़ता ही जा रहा था। यूं ही मैं एक दिन सहन में बैठकर बाल संवार रही थी कि मुझे किसी की चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपनी सास की तरफ देखा और उन्होंने मेरी तरफ देखा। फिर चीखों की आवाज़ बढ़ती ही चली जा रही थी। यह आवाज़ छत से आ रही थी। मेरी सास के घुटनों में दर्द रहता था। वह सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, लेकिन यह आवाज़ सुनकर वह अपना दुख दर्द सब कुछ भी भूल बैठी थी और छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगी थी। अभी उन्होंने 2 सीढ़ियाँ ही चढ़ी थी कि उनके घुटनों ने जवाब दे दिया। मैं यह सब परेशान होकर खड़ी देखती रही और यह सोच रही थी कि क्या करूं। तभी मेरी सास ने अचानक मेरे पाँव पकड़ लिए और रोते हुए बोली, जाओ छत पर चली जाओ, उसे जाकर बचा लो। तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है। चीखों की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी।
मैं कुछ भी सोचे समझे बिना ही ऊपर की तरफ भाग गई। यह देखकर मैं बहुत हैरान थी कि ऊपर तो कोई पिंजरा था ही नहीं, बस सामने एक कमरा बना हुआ था जिसे बाहर से कुंडी लगी हुई थी और यह आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो ऊपर किसी तोते का नामो निशान ही ना था। वहाँ तो एक लड़की पेट पकड़कर रो रही थी। मैं भागकर उस लड़की के पास गई और उसे दिलासा दी कि तुम फिक्र ना करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। मैं भागकर नीचे गई और अपनी सास को यह सब बताया, मगर मेरी बात सुनकर वह हैरान नहीं हुई थी। वह बोली, मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, वह बस पहुँचने ही वाली है। मेरी सास ने मुझे फिर ऊपर भेज दिया। मैं उस लड़की को दिलासा देती रही। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ गई और उसने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। कम से कम आधे घंटे बाद मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर बोली, बेटा हुआ है। फिर मैं उस बच्चे को लेकर नीचे आ गई। इतनी देर में प्रीति भी स्कूल से लौट आई। वह बच्चे को देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा, देखो, तुम्हारे भाई की तोती ने अंडे से बच्चा निकाल दिया है। प्रीति का चेहरा लाल पड़ गया। वह जल्दी से कमरे की तरफ भागी और अनिल को फ़ोन करके उन्हें घर आने को कहने लगी। वह जब तक लौटे तो बड़े बौखलाए हुए थे। मैं उन्हें बच्चा दिखाकर बोली, किस पर गया है? वह मुझे नज़रअंदाज करके ऊपर चले गए। फिर प्रीति और अनिल दोनों उस लड़की को लेकर नीचे आए। मैं खुद को उस घर में अजनबी सा महसूस कर रही थी। मुझे कोई राज में शामिल ही नहीं करना था। मुझे लगा कि शायद यह लड़की अनिल की पत्नी है, इसलिए तो अनिल मुझसे छुपा छुपा कर रखते थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं कमरे में आकर अपना सामान पैक कर रही थी जब अनिल कमरे में आए और मुझे देखते रहे। फिर बोले, यह क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा, मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। अनिल बोले, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मैंने कहा, ऊपर वाले ने आपको चांद सा बेटा दे दिया है, आपको और क्या चाहिए? मेरी तो आपको पहले भी परवाह नहीं थी। ऑफिस से आकर आप प्रीति के पास बैठ जाते थे, फिर आप छत पर चले जाते थे। मैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ हूँ ही नहीं। अनिल ने मेरे सामने से कपड़ों वाला बैग उठा लिया और मेरा हाथ थामकर मुझे सामने बैठा लिया। फिर बोले, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तुम जानती हो कि लड़की जो छत पर रहती है, यह मेरी सगी बहन है। यह जब 16 साल की हुई तो ना जाने किस दरिंदे की बातों में आ गई। उस लड़के ने छुपकर इससे शादी कर ली और यह प्रेग्नेंट हो गई। माँ ने यह बात मुझसे छुपा ली थी, लेकिन मुझे उसके बढ़ते पेट से अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने उससे पूछा। वह छोटी सी तो डर गई थी और सब कुछ मुझे बताने के लिए तैयार हो गई। सच सुनकर तो मैं काँप कर रह गया था। जब मैंने उससे और बातें पूछने की कोशिश की तो वह रोने लगी थी। उसने मुझे अपने पति का नाम नहीं बताया था। फिर मोहल्ले वाले को हम क्या बताते कि यह किसका बच्चा है। मेरी मासूम बहन बदनाम होकर रह जाती और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहते। इसलिए मैंने उसको कहा कि वह छत पर ही रहे। वह इस बात पर तैयार हो गई थी, लेकिन माँ को लगता था कि मैंने और प्रीति ने उसको
उसके जुर्म की सज़ा देने के लिए उसे छत पर कैद किया हुआ है। माँ घुटनों की वजह से छत पर नहीं जा सकती थी, इसलिए हर समय मुझसे और प्रीति से झगड़ती रहती थी कि मेरी बेटी को नीचे ले आओ। जहाँ तक तुम्हारी बात है तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी तो तुम हमारे घर में नई नई आई थी। तुम मेरी बहन के बारे में कोई गलत राय भी सोच सकती थी। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। जब जब हर चीज़ तुम्हारे सामने आ ही गई है तो मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगी? मैं अनिल की बातें सुनकर अपनी ननद के लिए परेशान हुई। मैंने झट से हाँ में सर हिला दिया। तो अनिल बोले, तुम मेरी बहन के साथ दोस्ती का रिश्ता बना लो। तुम्हें वह इंसान हो जिसे वह अपना राज बता सकती है, क्योंकि उसने ना प्रीति को कुछ बताया और ना ही माँ को। और मैंने अनिल से वादा किया था कि मैं उससे पूछ कर ही रहूँगी। अब मैं हर समय अपनी ननद के साथ साथ रहती थी। मैं उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी। मैंने एक दिन उससे कहा कि यह बच्चा कितना बदनसीब है ना, इसे तो बाप का भी प्यार नहीं मिला। वह यह बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर वह बोली, भाभी, इस बच्चे का बाप रमेश है, मेरा बचपन का मंगेतर। ना जाने हमें क्या सूझी कि हमने जोश जोश में घर वालों से छुपकर शादी कर ली थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो वह डर गया और पीछे हट गया, क्योंकि वह तो खुद अभी कॉलेज का स्टूडेंट था। वह घर वालों को यह सब नहीं बताना चाहता था। ननद की मुंह से उसके पति का नाम सुनकर मेरे सर से तो जैसे बोझ ही उतर गया। मामला तो बहुत ही सीधा था। हम बिना वजह ही घबरा रहे थे, क्योंकि इसके बच्चे का पिता था उसके साथ जो इसका बचपन से ही रिश्ता तय हो चुका था। मैंने अनिल से बात की तो उन्होंने भी सुकून का सांस लिया। फिर तो सारा मामला ही सुलझ गया। अगले दिन अनिल रमेश के घर गए और रमेश के मम्मी पापा से बात की। उन्हें भी सारी बात बता दी। शुक्र है कि रमेश के माँ बाप ने अपनी बेटी की गलती को स्वीकार लिया और शर्मिंदगी से भरे लफ्ज़ों में बोले कि आप चिंता ना करें, कुछ सालों बाद भी तो हमें तुम्हारी बहन को बहू बनाकर ले ही आना था, तो आज क्यों नहीं। फिर इस तरह मेरी ननद एक बच्चे के साथ अपने घर से के लिए विदा होकर अपने ससुराल चली गई और हमारे घर में भी एक बार फिर से खुशियाँ लौट आई थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर कर लें क्लिक, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।